हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जूनियर असिस्टेंट्स एंड स्टेनोग्राफर्स का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? कौशल, कुरु, वज्र, गांधार। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, गांधार। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बौद्ध धर्म अगुंतर निकाय एवं जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का दोस्तों दोनों में उल्लेख मिलता है, जिसमें गांधार जो है तक्षशिला है। अगर कुरु की बात करें तो कुरु दोस्तों इंद्रप्रस्थ क्या था तो दोस्तों कुरु दिल्ली में है इंद्रप्रस्थ, ध्यान रखिएगा। कौशल श्रावस्ती अयोध्या, श्रावस्ती का ये या अयोध्या का पूरा क्षेत्र दोस्तों वही है कौशल श्रावस्ती, ठीक है। अयोध्या भी लिख लीजिए, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। और वज्जी विदेह एवं मिथिला, ठीक है, विदेह एवं मिथिला, ठीक है, ये था दोस्तों विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गुजरात डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। पुष्कर, लोनार, लोकटक, सुदर्शन। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, सुदर्शन झील बनाई गई थी दोस्तों, सुदर्शन झील। देखिए सुदर्शन झील है कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में, पहले लिख दिया गुजरात में सुदर्शन झील, ठीक। झील गुजरात के गिनिनार क्षेत्र में स्थित है। यहां पे नोट कर लीजिए, गिनिनार क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गिनिनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने दोस्तों करवाया था। सम्राट अशोक ने महामात्य तुषाप ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया, उसे मजबूती प्रदान की थी। बाद के समय में स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्च किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ शिलालेख से शक शासक रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील पुनर्निर्माण का उल्लेख दोस्तों मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? बेंगलोर थी, बीदर थी, मदुरै थी कि श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों? तो श्रीरंगपट्टनम थी दोस्तों। कहा जाए तो मैसूर का राजा टीपू सुल्तान, इसके पिता थे दोस्तों हैदर अली। इसके पिता का नाम क्या था दोस्तों? हैदर अली, ठीक है, हैदर अली। और फिर हैदर अली के मृत्यु के बाद ये दोस्तों ये एक महान शासक थे जो कभी भी अंग्रेजों की गुलामी में नहीं आए। इन्होंने लड़ते लड़ते मर गए लेकिन कभी भी गुलामी दोस्तों टीपू सुल्तान और हैदर अली के अंग्रेजों के विरुद्ध आंग्ल युद्ध बहुत फेमस हैं। अगर हम बात करें तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जहां पर 1799 पहली देखिए अंग्रेजों के साथ जो युद्ध हुआ था दोस्तों, पहला युद्ध वो 67 से लेके 1767 से लेके 1769 तक चला था। हैदर अली इसमें विजयी हुए थे। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें दूसरा जो है दोस्तों 84, हाँ 84 के दरमियान चला था, 1784, जिसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और फिर टीपू सुल्तान इसके बाद शासक बने थे। और दोस्तों चौथा जो है 91-92, जिसमें टीपू सुल्तान दोस्तों हारा नहीं था, लेकिन टीपू सुल्तान काफ़ी हद तक जो है वहाँ के मतलब जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो थोड़ा डाउन हो गई थी। और लास्ट में दोस्तों 1799 दोस्तों टीपू सुल्तान चतुर्थ में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये है दोस्तों इसकी पूरी कहानी।
समझिए ये क्यों दोस्तों, ये इन्होंने क्यों आखिर ये लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगल बगल के जो राजा थे, मराठा वगैरह थे दोस्तों, उधर तमिलनाडु वगैरह के, ये सब लोग जो है अंग्रेजों से मिले हुए थे दोस्तों। नहीं वैसे भी टीपू सुल्तान हैदर अली को अंग्रेज ना हरा पाते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। अमरेली, दाहोद, भरूच, गौर माता। क्या नाम है? भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम पूछा गया है तो गौर माता है। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गौर माता। चारों बिंदु आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल है, लिख लीजिए। उत्तरी में क्या है? उत्तरी में इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, उत्तरी में इंदिरा कॉल। और दक्षिणी में क्या है दोस्तों? दक्षिणी मतलब अगर हम बात करें दक्षिणी बिंदु, मुख्य भीम से दूर, जैसे बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये दोस्तों ऐसे लिख लीजिए इंग्लिश। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। आगे देखिए, इससे पहले ही दोस्तों इसको इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था, जबकि मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु केप कैमोरिन मतलब कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। भारत के पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य में है गौर माता। ठीक है, उसको दोस्तों गुहर माता भी नहीं गुहर मोती बोला जाता है। तथा पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे बोलते हैं किबीथू। ठीक, किबीथू याद कर लीजिए। इसमें ये पूर्वी बिंदु है, तो पूर्वी क्या है? किबीथू है। उत्तरी इंदिरा कॉल है और दक्षिणी इंदिरा पॉइंट है और पश्चिमी क्या है? गौर माता है। बिल्कुल से रट लीजिए। आगे देखिए, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर। कौन सा सही है दोस्तों? तो वो है गंगा। भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, वो है दोस्तों गंगा। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है दोस्तों? 25-25 लिख दिया करिए इस तरीके, 25-25। ठीक है, 25-25 किलोमीटर मतलब 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और ये निकलती कहां से है दोस्तों? गंगोत्री। गंगोत्री से गंगा निकलती हैं। ठीक है, और देवप्रयाग से ये गंगा नदी कहलाती है। उसके पहले भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी प्लस अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे भी दोस्तों संगम, देवप्रयाग संगम के बाद ये पूर्ण रूप से गंगा नदी कहलाती हैं ही नहीं। ओके, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। कहाँ पे होते हैं? तो दोस्तों सिक्किम में। सिक्किम इसका बिल्कुल ऑप्शन सही है, सिक्किम। आर्किड वनस्पति जगत का सुंदर एक पुष्प है। ये क्या है दोस्तों? पुष्प है। आर्किड जो है ये क्या है? पुष्प है। ठीक, आर्किड एक पुष्प है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की गई आर्किड की प्रथम व्यापक जनगणना 2019 के अनुसार भारत में आर्किड प्रजाति की कुल संख्या 1256 पाई गई है। आर्किड प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या अरुणाचल प्रदेश 612, सिक्किम 560 तथा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालय में 479 पाई गई है। हालांकि भारत में अधिकतम संख्या में आर्किड का उत्पादन सिक्किम राज्य में ही दोस्तों होता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भाग 4
किस में किया गया है दोस्तों? भाग 4, भाग 11, भाग 10 की भाग 12 में किस में किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के बीच जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, भारतीय संविधान के किस भाग में? ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 11 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध का उल्लेख तथा संविधान का भाग जो है 256 से 257 केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का भी दोस्तों वर्णन करता है, ये ध्यान रखिएगा। 256 से 263, ठीक है, यहाँ पर राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंधों का, प्रशासनिक संबंधों का, संबंधों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। कौन सा सही है दोस्तों? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, भारत का अटॉर्नी जनरल। किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत का एक महान्यायवादी मीन्स अटॉर्नी जनरल होगा, पद की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया दोस्तों, लेकिन यह राष्ट्रपति के एक तरीके से कहिए प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है या भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। ठीक, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है या संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्रवाई में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार रखता है, परंतु मतदान का अधिकार इसमें नहीं होता है। मीन्स दोस्तों यह मतदान नहीं कर सकता, ध्यान रखना, मतदान नहीं कर सकता, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार डैश है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर, मुद्रास्फीति की दर। कौन सा सही है दोस्तों, बताइए कौन सा सही है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मीन्स सीपीआई के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा? सीपीआई के द्वारा तय किया जाता है, सीपीआई। ठीक है, तय किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता समायोजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सूचकांक भी श्रम मंत्रालय में स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मछली पालन, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खनन। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो वो है दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी आता है। चतुर्थ क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलापों का सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत सूचनाओं का संग्रहण, उत्पादन एवं सूचनाओं का प्रसार तथा आदान प्रदान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करता है तो क्या परिणाम होगा? ऋण सृजन बढ़ेगा, ऋण सृजन घटेगा, ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है,
एक घटने की बात कहा है, अनुपात यदि कम होगा तो क्या होगा दोस्तों, इसका ऋण सृजन बढ़ेगा। ठीक है, नगद रिजर्व अनुपात सभी बैंकों के लिए जरूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा कि वह अपने कुल नगद रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखे। ऐसे इसलिए होता है कि अगर किसी भी अवधि पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में जमाकर्ता अपना पैसा निकालने आए तो बैंक डिफॉल्ट ना कर सके। ठीक है, यदि रिजर्व बैंक सीआरआर अनुपात कम करती है तो ऋण सृजन बढ़ जाता है। सीआरआर कम करती है तो क्या होता है दोस्तों, ऋण सृजन जो है बढ़ जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में जारी की गई थी। 1961, 1951, 1952, 1960। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 1951 बिल्कुल से रट लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में जारी की गई थी, जिसका कार्यकाल दोस्तों 51 से लेके पूरा का पूरा 56 तक चला था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1951 समझिएगा, लिखा भी है, 1951 से 56 तक चला था। यह मूल रूप से प्राथमिक क्षेत्र मतलब मुख्यतः कृषि, ठीक है, मूल रूप से कृषि के विकास पर केंद्रित थी। पहली पंचवर्षीय योजना के संशोधनों के साथ हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। क्या था दोस्तों, कृषि का विकास, और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन एवं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना भी। ठीक है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, कविता कृष्णन, सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला को बताना है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं मदर टेरेसा नाम है। मदर टेरेसा इनका जन्म उस्मान साम्राज्य, जिसे दोस्तों मैसेडोनिया गणराज्य कहा जाता है, सन 1948 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता अपना ली थी। इन्हें 1979 मतलब कि 1979 में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था दोस्तों। ये कहे का मिला था दोस्तों, शांति का पुरस्कार इनको मिला था। ठीक है, शांति का पुरस्कार मिला था। और 1980 में भारत को सर्वोच्च नागरिक भी इन्हें प्रदान किया था। 1980 में भारत ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है दोस्तों, भारत रत्न इनको दिया गया था। बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? रूथ हैंडलर ने, जॉन हैरिंगटन ने, रोलैंड हिल ने, कि फेलिक्स हॉफमैन ने किया था? बताइए। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, रोलैंड हिल ने किया था डाक टिकट का आविष्कार। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के एक स्कूल मास्टर रोनाल्ड हैंड ने 1837 में दोस्तों 1837 में डाक टिकट का आविष्कार किया। इनका प्रथम डाक टिकट 1 मई 1840 को इंग्लैंड में बिक्री के लिए जारी किया गया था, लेकिन डाक शुल्क के लिए इसे 6 मई 1840 में वैध माना गया था। यहीं से डाक टिकटों की परंपरा दोस्तों शुरू हुई। भारत में डाक टिकटों की शुरुआत 1852 में भारत में डाक टिकटों की दोस्तों शुरुआत हुई थी। इस वर्ष सिंध प्रांत और मुंबई कराची रूट पर प्रयोग के लिए सिंध डाक टिकट जारी किया गया था। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? रियल है कि डोंग है, क्वाथ है कि रिंगित है? बताइए। म्यांमार की मुद्रा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछा जाने योग्य है। म्यांमार की जो मुद्रा है दोस्तों, म्यांमार क्वाथ है।
देखिए, अगर हम बात करें कुछ देश की मुद्राओं की बात कर लेते हैं। वियतनाम राजधानी क्या है? हनोई, और इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा है डोंग। ठीक है, मुद्रा है डोंग। चीन बीजिंग है इसकी राजधानी, और इसकी मुद्रा है युआन। अगर जापान की बात करें तो टोक्यो है और एन है इसकी मुद्रा। इराक की बात करें तो राजधानी बगदाद है, और यहाँ क्या चलता है इराक में दोस्तों? दिनार। और म्यांमार की बात करें दोस्तों तो म्यांमार में बताया है नेप्पीदौ। ठीक है, नेप्पीदौ जो है इसकी राजधानी है, और मुद्रा इसकी क्वायत है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में किस स्थान पर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का आयोजन किया गया? शिमला, लद्दाख, गुलमर्ग की मनाली? या यहाँ से दोस्तों करंट के आपके क्वेश्चन मिलते हैं तो वो है गुलमर्ग। ठीक है, अभी लेटेस्ट करंट भी आपके सामने लेके प्रस्तुत करूंगा। अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों कर्नाटक है। ठीक है, आगे देखिए, फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? बिहार, कर्नाटक, असम, गुजरात? असम, गुजरात, बताइए कौन है? तो यो है दोस्तों गुजरात की। किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? केन्या, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, इटली? किसने लॉन्च किया है दोस्तों? केन्या ने लॉन्च किया है। आगे देखिए, फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? 2024, 2025, 2026, 2027? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही है, 2026। ठीक है, वर्ष के लिए बढ़ा दिया है 2026। ये रहा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट जीके का जो कंप्लीट होता है। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर प्रस्तुत करिए, जिससे कि मेरा हौसला बुलंद रहे और मैं आपके सामने इसी तरीके वीडियो लाता रहूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।